चलिए जी शुरू करा जाए चर्चा। तो बताइए अभी तक आप लोग सेंटर ऑफ मास में क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, कौन बताएगा सिक्वेंशियली? विप्लव, आप सारा क्लास अटेंड किए हो सेंटर ऑफ मास का, सिक्वेंशियली बताइए अभी तक क्या क्या आपने टॉपिक पढ़ा है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। डेफिनेशन, ठीक। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, आप बताइए। सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट की मास मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां पर उसका होल मास अज्यूम किया जा सकता है। अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। आगे क्या पढ़े हैं फिर? मास और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? इसके लिए होता है क्या होता है फॉर्मूला, लिखिए, आप बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट। अच्छा m1x1 plus m2x2 plus m3x3 upon m1 plus m2 plus m3। ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अप टू mnxn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। फिर आपने क्या पढ़ा था कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है y x भी होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक। फिर y c का होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, ये बताइए कंटिन्यूअस मास सिस्टम में आपने किस किस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकाला है अभी तक? सिक्वेंशियली बताइएगा। सबसे पहले किसका निकाला था? लेंथ एक रॉड के लिए निकाला था जिसका लेंथ L था, मास M था। उसके बाद सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाला था, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क, फिर सेमी सर्कुलर ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए भी निकाला था। फिर हॉलो हॉलो हेमिस्फेयर। कितना होता है हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास? इसका होता है 3r/4r/3। हाँ 3r, हाँ क्या? इसका हेमिस्फीयर। हाँ हाँ हॉलो हेमिस्फेयर। ये बदल कैसे गया? कल तक तो कुछ और होता था। इसका होता है r/2। और सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए? सॉलिड हेमिस्फीयर हाँ 3r/8। 3r/8 होता है सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए। कौन के लिए? सॉलिड कोन और हॉलो कोन। किसका? 3h/2 किसका? सॉलिड का कि हॉलो का? हॉलो का क्या बोले? 3h/2 गलत, 2h/3। सॉलिड का 2h/3 कहाँ से, ऊपर से कि नीचे से? इसका सॉलिड का 3h/4 ऊपर से। आया समझ? तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहेंगे ना तो आगे तकलीफ होगी, तो याद रखा कीजिए। अच्छा, पिछले चैप्टर जो पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर, वो सब याद है कि निकल गया? पक्का याद है? चलिए किसी दिन वो भी पूछ लेंगे, ठीक है। आज आगे बढ़ा जाए और स्टार्ट किया जाए सेंटर ऑफ मास में आगे का डिस्कशन। हेडिंग डालिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डाल लीजिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए भैया, क्या होता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जरा देखते हैं। देखिए, आपने डिस्क्रीट मास सिस्टम जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCOM कैसे निकालते हैं? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस जितने भी मासेस हैं mnrn डिवाइडेड बाई क्या करते थे हम लोग? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू जितने भी मासेस हैं अप टू mn। तो हमको क्या मिल जाता था? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल जाता था।
अगर इस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, इस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर जो आपके पास फॉर्मूला बन करके आया है, अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, dr1/dt, यहाँ क्या बनेगा, dr2/dt, यहाँ क्या बनेगा, dr3/dt, यहाँ drn/dn। और सारे का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा वो क्या देगा, इसका वेलोसिटी m1 का वेलोसिटी v1, m2 का वेलोसिटी v2, m3 का वेलोसिटी v3। तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू जितने भी मासेस हैं mn vn डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू जितने भी मासेस हैं अप टू mn। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अगर इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, dv1/dt, यहाँ आएगा dv2/dt, यहाँ dv3/dt, यहाँ पे dvn/dt। और dv/dt होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आ गया, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस m4 a4 अप टू जितने भी मासेस हैं, मान लीजिए आपके पास n मासेस हैं mn an, इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू टोटल mn। तो ये आपको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे देगा। आया समझ में, कोई यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि आपके पास दो मासेस हैं, 1 kg का है इधर और ये भी आपका क्या है, 1 kg का ही मास है। इस मास को आपने 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ 37 डिग्रीज पर ये मास का मूवमेंट है। इस मास का आपको वेलोसिटी दी हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और किस डायरेक्शन में वो भी दिया हुआ है। ये दूसरा मास है 1 kg का, इसका जो वेलोसिटी है ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड और कितने एंगल पर है, तो ये भी आपका 37 डिग्री पर है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि taking the two masses as one system, find the velocity of center of mass। इन दोनों मासेस को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। बनाइए। सेम ऑब्जेक्ट जो यहाँ से वहाँ गया था, दो अलग अलग मासेस हैं, ये मास अलग है, ये मास अलग है, दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग है। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपसे पूछी गई है। बनाइए। देखो कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसका वेलोसिटी है वो 37 डिग्री पे है 5 मीटर पर सेकेंड। हम क्या करेंगे कि इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अगर इसको 1 मास बोले, मास 1 इसको बोले और इसको मास 2 बोले, तो हम वेलोसिटी ऑफ 1 मास, फर्स्ट मास का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 5 cos 37 होगा। 5 cos 37 मतलब कितना, 5 इंटू 4/5 मतलब कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी का वेलोसिटी ऑफ मास 1 इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 5 sin 37। 5 sin 37 मतलब क्या, 5 इंटू 3/5 मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड। 1 की जो आपका पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी आपने पता कर लिया, पार्टिकल 1 का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी आपने पता कर लिया। अब आते हैं 2 पे। जो आपका पार्टिकल 2 है इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, 10 cos 37 मतलब क्या, 10 इंटू 4/5 मतलब क्या, 8 मीटर पर सेकेंड। और इसी का सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 10 sin 37, 10 sin 37 मतलब 10 इंटू 3/5 मतलब क्या, 6 मीटर पर
सेकेंड। तो आपने दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, वाई कंपोनेंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो वेलोसिटी का वाई एक्स कंपोनेंट है वो प्लस एक्स की तरफ है, इसका वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो प्लस वाई की तरफ है, इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो प्लस एक्स की तरफ है, मगर इसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो नीचे माइनस वाई की तरफ है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इसको फॉर्मूला में पुट करते समय हम क्या करेंगे, निगेटिव पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाई डायरेक्शन में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एक्स कंपोनेंट का वैल्यू लेंगे और सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1x प्लस m2 इंटू v2x, दोनों के पार्टिकल का जो x कंपोनेंट का वेलोसिटी है हमने उसको लिया और डिवाइड किससे कर दिया, m1 प्लस m2 से। तो यहां से आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, x डायरेक्शन में। ये आ गया आपका m1 कितना है 1, v1x कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1 और v2x कितना है 8। तो ये कितना डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 1 मतलब 2, तो आपका 4 प्लस 8 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकाल लो। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, m1 v1 y प्लस m2 v2 y डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा ये। अगर आप भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 आपका 1 है, v1y कितना है, v1y है आपका 3 प्लस m2 कितना है, m2 है आपका 1 है और v2y कितना है, v2y है आपका 6 डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस 1 मतलब 2। तो 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या, 4.5 मीटर पर सेकेंड। आया, आ गया, कर दिए गलती आप लोग। हम आपसे क्या बोले थे कि जो आप v2y रखेंगे वो माइनस रखेंगे, ये बताने के बाद भी आप नहीं पकड़ पाए। इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। आपको यहां ध्यान रखना था कि जो आप v2y रखेंगे वो क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये माइनस होगा। आई बात समझ में, माइनस का मतलब क्या, 3 - 6 मतलब क्या, -3/2 मतलब क्या, -1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या आया कि जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड मतलब इस डायरेक्शन में, और जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड माइनस वाई के डायरेक्शन में। माइनस वाई के डायरेक्शन में कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, जल्दी बताइए। वेक्टर्स में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab पूरा फॉर्मूला होता है, उसमें आप थीटा बराबर 90 डाल दीजिएगा तो cos थीटा 0 हो गया। तो अंडर रूट क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से जो आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना आ गया, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता देगा। और कितने एंगल पर होगा, मान लो आपसे बोल दिया जाए ये थीटा एंगल बताओ कितने एंगल पर होगा, जैसे इसकी वेलोसिटी कितने एंगल पर आपको दी हुई है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आप कर लेंगे क्या, tan थीटा लगा दोगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। ये वाला लेंथ कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय कितना 6, यहां से आपका थीटा पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों पार्टिकल्स का जिनका अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई थी, दोनों के वेलोसिटीज को आपने एक्स कंपोनेंट में तोड़ा, दोनों के वेलोसिटीज को आपने वाई कंपोनेंट में तोड़ा। पहले आपने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला एक्स कंपोनेंट में, फिर आपने उसी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला वाई कंपोनेंट में, और उसके बाद लास्ट में दोनों को वेक्टर एडिशन करके फाइनल वैल्यू निकाल लिया और आपका यहां से थीटा भी निकल गया। आया समझ में, कहीं डाउट है इसमें, लिख लीजिए। आज विभूति जाकर के दोनों जो लेक्चर है आज के आज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सेंटर ऑफ मास का आप समझ सकते हैं कि जो जड़ है ना
कि सेंटर ऑफ मास में सबसे टफ क्या होता है बच्चों को समझने में जो दिक्कत होती है सेंटर ऑफ मास निकालने के सवालों में, वो होता है कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। डिस्क्रीट का तो आप निकाल लोगे, बट कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का निकालने में, डिराइव करने में हालत खराब हो जाती है। और आपके एग्जाम में 11th बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, आप डेरिवेशन पूछ देगा कि बताओ एक सॉलिड कौन है, उसका सेंटर ऑफ मास डिराइव करके बताओ, या फिर आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास डिराइव करके बताओ। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जाकर के आज जो भी आपका 2 लेक्चर मिस हुआ है, कल तो क्लास ही नहीं हुआ था, इधर बगल में इतना तेज म्यूजिक बजा रहा था कि कल आके भी हम लोग आए भी थे लेकिन क्लास नहीं ले पाए, इतना तेज म्यूजिक बज रहा था। तो 2 दिन का क्लास मिस हुआ है, वो 2 दिन आज जाकर कंप्लीट कर लेना। लिख लिए, लिखो। इसी में सेंटर ऑफ मास में एक और वैरायटी का आपसे सवाल पूछता है। वो सवाल क्या पूछता है कि सपोज करिए आपके 2 मासेस हैं m1 और m2, ठीक है, 2 मासेस हैं m1 m2। मान लेते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, जो आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है। अब वो बोलेगा कि अगर आप मास m1 को डेल्टा r1 से डिस्प्लेस कर देते हैं, मास m1 जहां पर पहले रखा हुआ था वहां से आपने क्या किया, उसको डिस्प्लेस किया। कितने से डिस्प्लेस किया? डेल्टा r1 से, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अगर मास m2 को आप डेल्टा r2 से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास कितने से डिस्प्लेस होगा? सवाल ऐसे पूछता है कि अगर 2 मासेस हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पर लाई कर रहा होगा पहले, और बाद में आपने क्या किया कि m1 को हटा करके डेल्टा r1 डिस्प्लेस कर दिया, m2 को हटा के डेल्टा r2 डिस्प्लेस कर दिया, तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बाद जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना डिस्प्लेस होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा r, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2। अगर और भी मासेस होंगे तो प्लस m3 डेल्टा r3। जितने भी मासेस हैं mn डेल्टा rn डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। आया समझ में? लिखिए इसको, उसके बाद इस पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। आपके पास 2 मासेस हैं, ठीक है, 2 मासेस हैं। एक मास है आपका 5 kg का, ठीक है, दूसरा मास है आपका 10 kg का, ठीक है। आपने क्या किया कि इस 5 kg वाले मास को 2 सेंटीमीटर इस ओर डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। ओरिजिनली यहां पे था 10 kg, यहां पर था, आपने 5 kg वाले मास को 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स इट्स राइट डिस्प्लेस किया है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बाई व्हाट डिस्टेंस 10 kg mass should be, by what distance 10 kg mass should be, by what distance 10 kg mass should be moved, by what distance 10 kg mass should be moved to keep the center of mass stationary। आपने सवाल ये है कि 2 मासेस थे 5 kg और 10 kg, ठीक है। 5 kg वाले मास को आपने इनिशियल पोजीशन से 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स इट्स राइट डिस्प्लेस किया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप 10 kg मास को कितना डिस्प्लेस करेंगे ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं रहे जहां पहले था। 2 सेंटीमीटर इसको भी डिस्प्लेस करेंगे, निकालो, देखो हो गया, नहीं बन पा रहा है, चलो देखते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था, ऐसे केसेस में जब आप मासेस को, इंडिविजुअल मासेस को अलग अलग डिस्प्लेस करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपने अभी क्या देखा था, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या, m1 इंटू चेंज इन पोजीशन ऑफ m1, ठीक, प्लस m2 इंटू चेंज इन पोजीशन ऑफ m2 डिवाइडेड बाई क्या, m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपने देखा था, ठीक। अब आपको क्या है, m1 पता है, m2 पता है, m1 और m2 पता है। चेंज इन पोजीशन ऑफ m1 ये भी आपको पता है, डेल्टा r1 की वैल्यू आपको दी हुई है,
चेंज इन पोजीशन ऑफ m2 आपसे पूछा गया है, डेल्टा R2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये कितना होगा ये बताओ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया है, जहां था वही है, तो ये क्या हो जाएगा 0। आया समझ? डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को जहां था वही रखना है, हिलाना नहीं है। आपको इसको इस तरह से डिस्प्लेस करना है ताकि आपका सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। तो ये आपका पूरा हो गया 0। नीचे जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी हो जाएगा 0। तो बच क्या गया ऊपर? बच गया आपका m1 इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0। m1 कितना है 5, डेल्टा R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, राइट डायरेक्शन में तो हम प्लस ले लेते हैं, प्लस m2 कितना है 10 और डेल्टा R2 आपको निकालना है, टोटल आपका हो गया 0। तो ये कितना होगा 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा R2 बराबर -10, ये कट गया आपका, डेल्टा R2 बराबर क्या -1 सेंटीमीटर। मतलब कि -1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आपको 10 kg वाले मास को 1 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में जा करके रखना पड़ेगा। तब अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर से ला रहे हैं तो इसको आपको 1 सेंटीमीटर बाएं डायरेक्शन में ले जाना होगा ताकि आपका सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं बना रहे। आया समझ में? लिख लीजिए क्या, क्योंकि सवाल में आपको देखो क्या दिया है, बाई व्हाट डिस्टेंस 10 kg मास शुड बी मूव्ड। 10 kg मास को कितना हम मूव करें ताकि टू कीप द सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहने के लिए, उसको वहीं रखने के लिए आप इसको कितना मूव करेंगे, यानी सेंटर ऑफ मास मूव किया ही नहीं है। ये कंडीशन पहले ही दे दी गई है कि आपको सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं कराना है। तो अगर नहीं कराना है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0। आया समझ? लिखिए ये समझ में आया? कहीं दिक्कत, कोई समस्या, तकलीफ? ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ये क्या होता है m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3। जितने भी मासेज हैं आपके सिस्टम में जितने भी मासेज हैं सबके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन के साथ मास को मल्टीप्लाई कीजिए, सबका आप वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसको मास से, टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने भी मासेज हैं सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। इतना आपने पढ़ा था। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हम इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल बराबर प्लस mn इंटू ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अप टू कितना mn an। आया समझ में? अब ये जो है वो क्या बता रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 सारा आपके सिस्टम में जितना मास है, जितना पार्टिकल है, सबका मास, और सबको जोड़ देंगे तो वो क्या पता चल जाएगा, टोटल सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का मास पता चल जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, टोटल कैपिटल M से हम डिनोट कर देते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 अप टू जितना भी आपका है mn इंटू an। ठीक, m इंटू ए होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो जहां आपका ये क्या बता रहा है, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ये क्या बता रहा है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल 1 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 2 प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल 3, जितना भी आपका पार्टिकल है अप टू फोर्स ऑन पार्टिकल n। तो ये क्या बता रहा है, अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का मास m1 m2 m3 m4 अलग अलग है, ठीक है, तो जो टोटल फोर्स लगेगा सिस्टम पे वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल्स पे उसके। आया बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखो, मान लो हम आपसे पूछते हैं कि मान लो अगर इफ
इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो क्या इसका मतलब है कि F1 भी, F2 भी, F3 भी, जितना भी है सब 0 होगा? क्यों? अगर नेट फोर्स 0 है आपके सिस्टम पे, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मासेस हैं M1, M2, M3, M4, Mn, और अगर आपके सिस्टम पे, टोटल सिस्टम पे जो नेट फोर्स है अगर वो 0 है तो क्या इसका मतलब ये है ये सब भी 0 होंगे? मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 ये सब सारे 0 हो जाएंगे? नहीं? हाँ या नहीं? क्यों नहीं? अगर ये 0 है तो इन सब का सम 0 है, इंडिविजुअली ये 0 नहीं है। हो सकता है कि पार्टिकल्स पे फोर्सेस लग रहे हो, M1 पे फोर्स लग रहा हो F1, M2 पे फोर्स लग रहा हो F2, M3 पे लग रहा हो F3, अलग अलग पार्टिकल्स पे इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं, बट वो इस तरह से लग रहे हैं कि सबका नेट सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। आया बात समझ में? तो ये बात बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, देन इट डज नॉट मीन दैट द फोर्स ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज ऑल्सो 0। लिखिए इसको, if net force acting on a system, if the net force acting on a system of particles, if the net force acting on a system of particles is 0, if the net force acting on a system of particles is 0, then it does not mean that the force on individual particles is also 0। मतलब कि अगर आपके पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब पर लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। उसका मतलब बस इतना है कि उन सारे फोर्सेस का सम 0 होगा। आया समझ में? लिखिए इसको, कहाँ पे? हाँ, ये इसका ये मतलब कतई नहीं होता है, इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि ये सब भी 0 है। हाँ, ये हम ये इस सेंटेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एफ नेट आपका 0 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सब भी 0 होगा। आ रहा है समझ में? और वही चीज़ को हम फिर यहाँ आपको सेंटेंस में लिखवा भी दिए। ठीक, लिख लिए? आ रहे हैं, वेलोसिटी पे ही आ रहे हैं। चलिए जी, तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? फॉर्मूला। अभी आप जो फॉर्मूला से जिससे आपने अभी स्टेटमेंट लिखा था वो कौन सा फॉर्मूला था? कि नेट फोर्स एफ नेट बराबर क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पर इंडिविजुअल फोर्सेस के सम को आप ऐड कर दीजिए तो आपको नेट फोर्स ऑन द सिस्टम पता चल जाएगा। नेट फोर्स का मतलब क्या? m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या? m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 प्लस जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं mn इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल m। ठीक है? अब आपने बोला कि सर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का मान लेते हैं नेट फोर्स हमारा 0 है, लेट एफ नेट बराबर 0। एफ नेट बराबर 0 का मतलब क्या? कि m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला जो टर्म है जो LHS में टर्म है ये क्या हो जाएगा? 0। ये 0 कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वेलोसिटी 0 होगी? अगर एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनिए मेरे सेंटेंस को और बताइए सोच समझ करके, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या उसका ये मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी 0 है? सही या गलत? क्यों गलत?
वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को बदलना। और अगर यहां पर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है। हो सकती है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन वो 5 ही रहेगी, 5 से 10 नहीं होगी, या 5 से घट के 2 नहीं होगी। वो 5 है तो पूरे टाइम इंटरवल में कितना रहेगी, 5 ही रहेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो आपका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। आया समझ में? अगर मान लेते हैं कि इफ इनिशियली अगर आपका सेंटर ऑफ मास इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था, ध्यान से सुनना मेरी बात और सोच समझ करके बताना, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था और उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 लग रहा है, अगर उसका क्या है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक, उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर लगने वाला है वो क्या है, 0 है। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा? आई रिपीट, इनिशियली आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था, पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगने वाला 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? कुछ भी हो सकता है। कैसे? इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर हम लोग करते हैं v माइनस टी अपॉन टी, तो मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन v माइनस टी अपॉन टी। तो अगर हम लोग u 0 लेंगे और वेलोसिटी कुछ भी लेंगे तो एक्सेलरेशन तो पूरा 0 ही हो जाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन ले, मतलब वेलोसिटी को कुछ भी ले या कुछ भी नहीं ले, बात तो बराबर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है का मतलब क्या है, वेलोसिटी को बदलने वाला कोई नहीं है। तो जब वेलोसिटी बदलने वाला कोई है ही नहीं, तो जो 0 आपकी वेलोसिटी थी इनिशियली, फाइनली भी तो 0 ही रहेगी, है कि नहीं? वेलोसिटी तब बदलती ना जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ होता, बट क्योंकि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल आउट कर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है मतलब क्या, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। आया बात समझ में? तो इस सेंटेंस को लिखिए अपने कॉपी में, if the net external force acting on a system of particles, if the net external force acting on a system of particles is what, if the net external force acting on a system of particles is 0 and the center of mass was initially at rest, then the final velocity of center of mass will also be what, will also be 0, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। इनिशियली जहां था सेंटर ऑफ मास वहीं अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहीं पर रखा होगा, बाकी हो सकता है पार्टिकल इधर उधर होंगे। मान लो कि इसमें इस सिस्टम में 4 पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 पार्टिकल्स हैं, इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो था वो रेस्ट पर था, ठीक। इस पर नेट फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्स अंदर लग रहा है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है। तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जब नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी जब कोई थी नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी भी इसकी जीरो ही होगी। मतलब वेलोसिटी जब चेंज नहीं हुई तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो इस केस में आपका सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी कहाँ होगा? रेस्ट में ही होगा। आ रहा है सब समझ में सब? चलिए, if the net external force acting on a system of particles is zero, then the center of mass and the center of mass was initially at rest, then the final velocity of center of mass will also be zero, and the center of mass will remain at rest, and the center of mass will remain at rest only. सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका? जीरो है। लिखिए इस बात को। कहीं समझने में कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ? लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि आपके पास एक बोट है, ठीक, आपके पास एक बोट है, इस बोट का मास है 40 kg। ये बोट पानी में रखा हुआ है, ठीक है जी। इस बोट पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक मैन है यहाँ पर, जिस मैन का मास है 60 kg, मतलब 60 किलो का एक इंसान इस बोट के एक सिरे पर खड़ा है। इस बोट के एक छोर पर एक 60 किलो का आदमी खड़ा है। बोट का जो लेंथ है वो है आपका 4 मीटर, बोट की कुल लंबाई है। अब सवाल देखिए क्या है, if both the man and the boat were initially at rest, if both the man and the boat were initially at rest, what will be the displacement if the man comes to the other end of the boat, सवाल समझिए सवाल है क्या, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। I repeat, if both the man and the boat were initially at rest, what will be the displacement of the boat if the man comes to the other end of the boat? यानी कि व्यक्ति और बोट शुरुआत में दोनों रेस्ट पर थे। ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को, हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को। शुरुआत में दोनों बोट और मैन रेस्ट पर थे। उसके बाद क्या होता है, ये व्यक्ति इस छोर से इस छोर पर चला आता है। तो अगर ये व्यक्ति इस छोर से इस छोर पर आएगा तो आपके बोट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड। इनिशियली क्या है? इनिशियली दोनों रेस्ट में है, बोट भी रेस्ट में है और ये व्यक्ति भी रेस्ट में है। तो अगर इनिशियली ये दोनों रेस्ट में है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली कैसा होगा? रेस्ट में होगा। इनिशियली इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। तो आपको पहली बात समझ में आई कि सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली कैसा है? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इज एट रेस्ट कब? इनिशियली मतलब शुरुआत में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? रेस्ट पे। अगला चीज इसमें क्या हो रहा है, रेस्ट के बाद कुछ समय के बाद ये जो मैन है यहां से चलना शुरू किया और चल के इस छोर पे आ गया। एक बात बताइए, अगर हम इस मैन को और इस बोट को दोनों को अपना सिस्टम मान लें, मतलब एक ऐसा सिस्टम मान लें इसमें ये व्यक्ति भी है और ये बोट भी है, तो अगर इसको हम पूरा अपना सिस्टम मान लें तो इस मैन ने इस बोट पर फोर्स लगाया, बोट ने मैन पे फोर्स लगाया, आपस में दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, बट बाहर से तो इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा। आई रिपीट, आपने क्या किया, बोट को और मैन को दोनों को अपना सिस्टम के अंदर मान लिया। जैसे एक पार्टिकल आपका ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। जब इस व्यक्ति ने चलना शुरू किया तो व्यक्ति ने बोट पर फोर्स लगाया, बोट ने व्यक्ति पर फोर्स लगाया, आपस में दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया, बट बाहर से इस सिस्टम पे तो कोई फोर्स नहीं लगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है।
ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं जो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को काट देगा। नेट फोर्स क्या है आपका, जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या था, रेस्ट पे था। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पे था, जीरो था, और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी कैसा होगा, रेस्ट पे ही होगा। फाइनली भी सेंटर ऑफ मास, फाइनली द सेंटर ऑफ मास विल बी एट व्हाट, एट रेस्ट। आ रहा है समझ में। भले आपका मैन यहां से चल के इधर आ जाए, बोट इधर से उधर चला जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, और अगर आपने इनिशियली रेस्ट पे है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कहां होगा, रेस्ट पे ही होगा। मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। आया समझ। चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, और चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई क्या, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा जीरो हो गया। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज इक्वल टू जीरो। m1 कितना है, 60 kg, ठीक। डेल्टा R1 कितना होगा, अब यहां बहुत 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 सारे बच्चे 90%, 99% बच्चे यहां पर गलती करते हैं। डेल्टा R1 कितना होगा, ध्यान से सोच करके बताइएगा, ग्राउंड फ्रेम में बताइएगा, ग्राउंड के फ्रेम में। डेल्टा R1 इसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, इधर चला है 4 मीटर, मैन चला 4 मीटर। मैन जब चलेगा तो बोट पे फोर्स लगाएगा, बोट पे फोर्स किधर लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा, तो बोट आएगा पीछे की तरफ। मान लेते हैं लेट द बोट डिस्प्लेसेस बाई x सेंटीमीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन। मान लेते हैं हमने मान लिया कि मैन क्योंकि राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट जो है वो x पीछे चला गया, ठीक। तो आपका मैन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के फ्रेम में कितना हुआ, ग्राउंड के फ्रेम में 4। ये खुद से आगे गया, सोचो, मान लो कि बोट स्टेशनरी है, 4 आगे गया, और उसके बाद जिस बोट पे ये 4 आगे गया वो बोट खुद x पीछे चली गई, तो इसका कितना हुआ, 4 माइनस एक्स। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में कितना हुआ, 4 माइनस एक्स। क्यों भाई, 4 तो ये आगे गया, खुद से तो 4 आगे गया, बट जिस पे आगे गया वही पीछे चला गया x, तो आप जो ग्राउंड पे खड़े हैं आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, 4 माइनस एक्स। ऐसा समझ। तो डेल्टा R1 हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस एक्स, ठीक, प्लस m2 कितना है, 40, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में। आया समझ में। इसको इक्वेट कर दीजिए किससे, 0 से। कितना हो गया ये, 240 माइनस 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 0। मतलब कि 100x इज इक्वल टू 240, मतलब कि x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू, सॉरी मीटर में है, अगर मीटर में है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी आपका आएगा मीटर में आएगा। मतलब कि बोट ने कितना दूरी चला, बोट 2.4 मीटर चला। किधर चला, जिधर आपने माना था लेफ्ट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लेफ्ट चला है। अगर मान लेते हैं कि माइनस आ जाता, अगर आपका x माइनस 2.4 आता तो इसका मतलब क्या होता, जिधर आप लेफ्ट मान रहे हैं उसके विपरीत दिशा में बोट आगे बढ़ा है। आया समझ में, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। इस सवाल को बनाने में 2 ही 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और नेट फोर्स 0 है, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो इस फॉर्मूले में डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सावधानी कहां बरतना है, ये डेल्टा R1 और डेल्टा R2 में, ठीक। 4 ये खुद से आगे गया, बट जिस बोट पे आगे गया वो x पीछे चली गई, तो आप जो पृथ्वी पर खड़े हैं आपको इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, 4 माइनस एक्स, और बोट का कितना दिखेगा, माइनस एक्स। आया समझ में, लिखिए। हो गया। आज के क्लास में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तकलीफ है तो पूछ लीजिए।
सबसे पहले हमने क्या किया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है कैसे निकालेंगे। फिर हमने देखा कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास है उस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा का मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं, सारे एक्सेलरेशन का सम जो है वो जीरो होगा। आया बात समझ में, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या था, अगर आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली कैसा है, रेस्ट पे है, और उस पर जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो है, तो फाइनली भी वो कहाँ होगा, रेस्ट में होगा। अगर आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ध्यान देना, अगर आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फाइनली भी वो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। आया समझ में। तो इतनी सारी बातों को आप कल अच्छे तरह से नोट्स को रिवाइज करके डाइजेस्ट करके फिर से आएंगे, आपका होमवर्क ग्रुप पे चला जाएगा, ठीक है। और कहीं डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चंस को खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना, और कहीं डाउट होगा तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।